नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहला नंबर जो एफआईआर है जिसके अगेंस्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ है दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में। दूसरा पेटीएम का मामला बहुत हाईलाइटेड है और लास्ट में पोर्टल की बात करेंगे कि अगर भुगतान नहीं होता है तो आगे हम लोग को क्या करना है होगा, चाहे वो क्यूसॉप हो चाहे सोसाइटियों का पेमेंट हो। सबसे पहले शुरू करते हैं एफआईआर वाला मामला। बहुत ज़्यादा मार्केट में है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया गया है दिल्ली में स्वप्ना राय जी के द्वारा। एफआईआर का कॉपी हमने पढ़ लिया है। 14 लोगों का नाम है जिसमें एक सोसाइटी है सहारा की, और बहुत लोग बोल रहे थे कि 1000 का क्लेम था, 1000 के क्लेम के लिए एफआईआर हुआ ये हुआ। तो हम सोच रहे थे कि पहले एग्जैक्ट ऑर्डर आ जाने दिया जाए कोर्ट का और एफआईआर का कॉपी को अच्छे तरीके से पढ़ के समझ ले, तब हम आप लोग को बताएं कि मैटर क्या है। तो मैटर जो हमको मिला कॉपी एफआईआर का, उसमें 1000 वाला मैटर नहीं है। 70,000, 50,000, 50,000 मतलब 3 बॉन्ड है सहारियन इसका यूनिवर्सल का, जो सोसाइटी ही है। तो 1,70,000 का मामला था। 2000 कुछ 20 में कुछ 19 में मैच्योरिटी पूरा हुआ था। तो वो एफआईआर लॉन्च हुआ है डीबीजी रोड दिल्ली में। उसी एफआईआर के अगेंस्ट में ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया गया है अभी तक मात्र 4 लोगों से के द्वारा। इसमें नाम 14 आदमी का है, एक कंपनी है, बाकी 13 आदमी पर्सन है। पर्सन में एक सुब्रत राय सहारा जी भी हैं जो कि अब ही नहीं रहे। तो बाकी 4 लोग का बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ, लेकिन इसमें जोनल मैनेजर आरएम सब लोग का नाम है। लमसम इस 13-14 आदमी को अगर पुलिस उठा लेती है तो 2 मिनट में सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। जो भी आपका पोर्टल से रिलेटेड है, डिफिशियंसी का है, फॉर्म नहीं आएगा। मात्र इस एफआईआर में जिन लोगों का नाम है, अगर पुलिस इनको उठा लेगी, तुरंत सारा फॉर्म मिलने लगेगा, स्कैन होने लगेगा, भुगतान शुरू हो जाएगा। ये जो 20,000 का लिमिट लगा हुआ है सब हट जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन पुलिस उठाए तब ना। पुलिस को मिल जा रहा है कौन? झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू यादव। मेरा कहना यह नहीं है कि इन लोगों पे कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ जो कितना बड़ा मामला है सहारा वाला, ये आप कंपैरिजन कर लीजिए। जो भी घोटाला, चाहे चारा घोटाला हो चाहे हेमंत सोरेन का घोटाला हो, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है दोनों में। सहारा का सीधे दिख रहा है कि लोग अभी तक 82,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट क्लेम कर चुके हैं, जिसमें से मात्र 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, वो भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बाकी इस 86,000 प्लस इसका इंटरेस्ट जोड़ के देने में लमसम 2 लाख करोड़ प्लस का अमाउंट है। उसके लिए ना ईडी सीबीआई कोई टीम एक्टिव नहीं हो रही है। एसएफआईओ का जांच 4 साल से चल ही रहा है, उसमें इन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? कौन इसको रोक रहा है? और जो एफआईआर में जिक्र है उसमें बोला गया है, जो ऑर्डर आया है 1 तारीख को स्वप्ना राय वाला सुनवाई हुआ दिल्ली में, उसमें बोला गया आयु जो होती हैं वो भी लेडीज ही हैं, वो बोली हैं कि इस एड्रेस पे हमने विजिट किया, वहां ट्रेस नहीं हो पाई है स्वप्ना राय। उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में, तो फर्दर हियरिंग के लिए 9 तारीख को रखा गया है। बिल एंटीसिपेटरी बिल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये 9 तारीख को तय होगा। तो कैसे पुलिस सर्च कर रही है कि ये मिल नहीं रही है? तो मेरा एक सलाह है आयु साहब से, चाहे जो भी थाना प्रभारी हैं, कि अभी तुरंत राजनाथ सिंह जी मिले हैं मैडम से, तो उनसे और ब्रजेश पाठक जी से संपर्क करें। दोनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ही हैं। तो तुरंत उन लोगों का लेटेस्ट एड्रेस और लोकेशन मिल सकता है और कॉल डिटेल उन लोगों का निकाल लिया जाए कि किस कॉल से बात करके मीटिंग फिक्स हुआ और कैसे हुआ। सीडीआर मंगा ले पुलिस को तो राइट है, किसी का भी कॉल डिटेल मंगा सकती है और ट्रेस कर ले। तो मेरा यही कहना है कि इतना मतलब एफआईआर 420 और 406 धारा में किया हुआ है यहाँ पे। तो इन लोगों को खाली पुलिस उठा ले, देखिए कैसे फॉर्म अपलोड हो रहा है। ये स्लो सिस्टम क्यों किया गया है पेमेंट वाला, पोर्टल वाला? क्योंकि जब ब्याज नहीं देना है तो अगर हम भी रहते तो बोलते कि 2030 में पेमेंट कीजिए। दिक्कत क्या है? जब ब्याज नहीं देना है तो 10-10 रुपया बांटिए, 2030 40-50 तक बांटिए ताकि लोग भूल जाए। तो सरकार को सबसे पहले विथ इंटरेस्ट देने का और टोटल अमाउंट देने का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि सहारा को बेचैनी पकड़े कि मेरा पैसा निकल रहा है। इसको तो उसमें आराम है पोर्टल में,
कि 10,000 20,000 सरकार दे रही, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसको घाटा क्या है? वो तो चाहेगी कि ही फॉर्म 5 साल में अपलोड हो और आपसे क्लेम मंगा ली। तो मेरा यही कहना है कि कुछ दिन बाद हम लोग शुरू करेंगे, जो 26 तारीख को लोग भारत बंद का भी ऐलान करने वाले हैं या कर रहे हैं और आंदोलन भी हो रहा है, तो 26 तारीख के बाद क्यूसब के लिए तो हम लोग एनसीएलटी जाएंगे ही, टीम बना रहे हैं हम, लेकिन सोसाइटियों के लिए एफआईआर सिस्टम ही अब चलेगा इंडिया में। जब सरकार नहीं सुनेगी किसी तरह से, तो सरकार को भी और सिस्टम को भी परेशान किया जाएगा। और मेरा टारगेट है कि 1 लाख एफआईआर एक दिन में रजिस्टर करने का। जब 1.5 करोड़ लोग पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, तो एक फॉर्मेट दिया जाएगा, सारे एजेंट लोग मिलके, और 1 लाख एफआईआर पूरे देश में रजिस्टर्ड करा दे एक दिन में। नहीं होगा बाई पोस्ट थाना को भेजिए, ऑनलाइन जहां सुविधा है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराइए। कैसे नहीं करती है? यहां एफआईआर दर्ज हुआ तभी ना बेल के लिए गए हैं। तो अगर सहारा या सीआरसीएस सरकार अगर नहीं सुनती है, तो इसको इसी के भाषा में उपाय करना पड़ेगा। वो हम लोगों को बखूबी आता है। हम लोग तभी तक शांत हैं जब तक लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकल रहा है। लेकिन बीच का रास्ता के लिए अब पोर्टल है, पोर्टल को आप 20,000 तक रोके हुए हैं। किस लिए? जब पैसा है तो 20,000 का लिमिट क्यों? विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट क्यों? क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं सहारा पे कार्रवाई क्यों नहीं कि फॉर्म अभी तक क्यों नहीं था आपके पास? नहीं था तो कितना समय आपको लगेगा? आप डिक्लेयर करिए, अपने जमाकर्ता को समझाइए क्या सिस्टम है, ज्वाइनिंग पॉइंट का आप क्या कर रहे हैं। तो जहां 1 लाख करोड़ का बात है, वहां ईडी सीबीआई और इसका सायरन नहीं बजते हुए जा रहा है। तो सरकार का घेराव इसलिए भी जरूरी है कि जहां कार्रवाई होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। ये कहीं से माने नहीं है कि जो दोषी है उनको छोड़ दीजिए, कोई भी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही हो, अगर दोषी हो तो उस पर कार्रवाई हो, अच्छा बात है। लेकिन कितना अमाउंट किस केस में इन्वॉल्व है, किससे पब्लिक का पैसा डायरेक्टली लिया है, और वो भी एकदम लोअर क्लास लोगों का। सहारा में जो जमा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा जो जानकार थे उस पहले से समझते थे कि प्राइवेट है, पता नहीं रिस्की है, जमा करे कि नहीं। लेकिन कुछ जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल लोअर क्लास फैमिली है, वो लोग सहारा में जमा करते थे क्योंकि गांव के लेवल पे ये हो जाता था। और कुछ अपने क्लोज रिलेटिव इसमें काम करते थे, उसके थ्रू लोग जमा कराते थे कि ये आदमी है तो नहीं डूबे। लेकिन उसका सीधा नाजायज फायदा सहारा ने उठाया और 2008 से लेकर 2024 तक बलगलाते हुए रखी है कि ये केस कर रहे हैं, वो आरबीआई से लड़ रहे हैं, आईआरडीए से, सेबी से। तो मेरा कहना है कि आप सरकार से चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन से नहीं लड़ सकते हैं। परिणाम आज देख लीजिए, पेटीएम करो और पेटीएम से डरो। क्या करना है बताइए? आ गया वही बात जो हम आपको बार बार बताते हैं कि इंटिटी देखिए कि सहारा इंडिया परिवार की इंटिटी है कि नहीं। आज आया है सीएफओ का बयान कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो अलग इंटिटी है, जो जिसका शेयर लिस्टेड है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का लिस्टेड है। और पेटीएम ग्रुप में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो केवल एक कंपनी जो कि बैंकिंग का काम करती थी, पूरा उसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, उस पे रोक लगा है कि आपको वॉलेट में है या उसमें पैसा ऐड नहीं होगा उसके सेविंग अकाउंट में चाहे करेंट अकाउंट में 29 फरवरी के बाद, मतलब फरवरी तक का टाइम दिया हुआ है कि आप अपना सेटलमेंट कर ले, जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। ये चीज देखिएगा, आरबीआई आईआरडीए कहीं अगर रेगुलेट करती है तो आपका पैसा नहीं डूबे, इसका ख्याल रखा जाता है। और जब कंपनियां गड़बड़ी शुरू करती है तो उस पर शिकंजा कसती है, ताकि समय रहते हुए आपका पैसा बच जाए। ऐसा नहीं कि पेटीएम आपसे 10-10 लाख 5-5 लाख रुपया जमा करा ले और बाद में नहीं दे पाए, तो होगा कि क्या ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रही थी। तो ये था पेटीएम पेमेंट बैंक, जिस पे रोक लगा है कि आपके वॉलेट में, आपके बैंकिंग का अगर सेविंग करेंट अकाउंट में भी अगर पैसा रखे हुए हैं, फास्टैग था सबसे ज्यादा, वो सब का पैसा जो है वो कट जाएगा, निकल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके ऑडिट में बहुत सारा इसमें गलती पाया गया है। तब उनका कहना है कि ये मेरा एक यूनिट था जो कि अलग है और इससे मेरा हमको 300 से 500 करोड़ का लॉस होगा, मात्र इतने से मतलब है। लेकिन शेयर में जो इसी ग्रुप का शेयर है, अब जो पेटीएम में के 2 आदमी मालिक दिखाया जा रहा है, हमने विकिपीडिया पर सर्च किया, 51% शेयर इसके जो ऑनर हैं विजय शेखर शर्मा उनका है, और 49% शेयर उसमें जो लिस्टेड कंपनी है, ये आपका OCL 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, यही लिस्टेड है, इसी का 49% शेयर उसमें है।
तो उसका 20% लोअर सर्किट लगा हुआ है कि इसका मतलब इससे भी नीचे जाएगा। और 30,000 करोड़ 31,000 करोड़ की कंपनी थी, 2 दिन में 17,000 करोड़ पे पहुंच गई। 13,000 करोड़ का लॉस हुआ है केवल एक प्रेस विज्ञप्ति के आरबीआई के। कितना पावरफुल होता है। और ये संभलेगी कि नहीं संभलेगी, कोई इसका उम्मीद अभी नहीं लग रहा है। अब कोर्ट आगे जाती है, अपील में क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, इसका क्या डिसीजन। ये तो बोल रही है कि हमारा एक बैंकिंग बंद होगा, दूसरे जो बैंक के जिसके पास लाइसेंस है उससे हम टाई अप करके अपना पेटीएम वाला काम करेंगे। तो ये मत सोचिए कि पेटीएम आपका ऐप जो है वो नहीं काम, पेटीएम ऐप काम करेगा। उसका जो बैंकिंग सर्विसेज था, जितना बैंकिंग से रिलेटेड काम करती थी, ये एक चीज और जान लीजिए आप लोग, पेमेंट बैंक और जनरल बैंक में क्या अंतर है। जनरल बैंक आपका लोन भी दे सकती है, फिक्स डिपॉजिट भी रख सकती है। पेमेंट बैंक को लाया गया था 2016 में आरबीआई के द्वारा, और 11 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था सबसे पहले। 17 में पेटीएम बैंक बना था। तो इसमें ये बोला गया है कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए सब में केवल बड़े बड़े बैंक ही इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है तो पेटीएम, गूगल पे, ये सब का मतलब प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। और इसमें आप 2 लाख रुपया तक डिपॉजिट रख सकते थे, मैक्सिमम 1 टाइम। डिपॉजिट का मतलब उसमें बहुत सारा बैंक जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, इंटरेस्ट भी देती है कि अगर आपका इतना दिन पैसा रहेगा वॉलेट में इसमें तो हम ब्याज भी दे देंगे। लेकिन उसको ना डिपॉजिट लेने का 2 लाख से ज्यादा 1 टाइम में या वॉलेट में रखने का उसको अलाउ नहीं किया गया था। और वो भी डिपॉजिट आपको रखना था, अगर 2 लाख रुपया आपके वॉलेट में या बैंक में रखा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या किसी दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक में ही रखना है, इधर उधर नहीं कर सकते हैं आप उसको। मतलब कि आपका पैसा सेफ रहे। तभी आज सब लोग अपना पैसा चाहेगा तो वॉलेट में है या चाहे उसके सेविंग अकाउंट में है निकाल पा रहा है, क्योंकि पैसा आपका सुरक्षित है। तो ये रहा बात पेटीएम बैंक का। घबराने वाली कोई बात नहीं, आप पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट उनको पड़ रहा है जो इसका शेयर खरीदे हुए थे। तो शेयर रिस्की होता है, कंपनी बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा, इसे घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, जो सहारा इंडिया के भी जो जमा करता है वो बहुत सारा देखिएगा कि जब अप्लाई हुआ था तो बहुत लोगों का पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी दिखाता था, क्योंकि आधार से लिंक था। ये भी बैंक सेविंग अकाउंट है आपका, तो सहारा वाला पैसा तो उसमें भी खींच लेता है, क्योंकि बैंक अकाउंट तो पूछा नहीं जा रहा है। जो लेटेस्ट बैंक अकाउंट आपका है अपडेटेड एनपीसीआई के पोर्टल पे, वो ले लेता है डायरेक्ट बेनिफिट वाला पे। तो अगर जिसका भी ये पेटीएम वाला दिखा रहा था वो अपना दूसरा बैंक का जो अगर है केवाईसी, तो नया केवाईसी करें और आधार से पैसा एक बार निकाल के देखेंगे कि उनका पैसा डायरेक्ट उस अकाउंट से निकल रहा है कि नहीं निकल, मतलब एक बार अपना स्टेटस चेक कर लें। हालांकि अगर सीआरसी के द्वारा पैसा भेजा जाएगा 29 तारीख के बाद अगर पेटीएम बैंक में, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट पैसा आने पे भी रोक लग गया है कि 29 के बाद इसमें क्रेडिट नहीं होगा। जो पैसा है वो निकल सकता है 29 के पहले भी, 29 के बाद भी। ये है जनरल जानकारी। तो जिनका भी सहारा में भी पैसा था और वो अप्लाई किए थे, उनका पेमेंट दिखा रहा है पेटीएम का, वो लोग अपना केवाईसी एक बार चेक कर लें। और जैसे वो चेक करेंगे, कुछ पोर्टल पे करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका पैसा भेजा जाएगा सीआरसी के, ऑटोमेटिक लेटेस्ट अकाउंट जो होगा आधार वाला पे, वो वहां ले लेगा। वो नया अपडेशन की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए हमने सोचा कि इसको क्लियर कर देते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जब तक कि कोई स्टे नहीं मिल जाता है या आरबीआई कोई नया आदेश नहीं देती है, तब तक यही डायरेक्शन है। अगर कुछ इसमें नया होता है तो हम आप लोगों को बताएंगे। अभी फिलहाल यही स्टेटस है पेटीएम बैंक का। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल का जब आरबीआई का बात आया तो इसका भी केस 2019 में, इसमें लिक्विडेटर बहाल हुए हैं आरबीआई की तरफ से। लिक्विडेशन वाइंडिंग ऑफ का प्रोसेस है, क्योंकि केवल लाइसेंस ही नहीं लिया था 2015 में, वाइंडिंग ऑफ का प्रोसेस आरबीआई शुरू कर दिया था सहारा फाइनेंशियल का। तो फाइनेंशियल में 19 में हियरिंग हुआ था, उसके बाद 4 साल बाद आज दिख रहा है कि एडवांस लिस्टिंग में 14 फरवरी को दिखाया जा रहा है कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल का केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होने वाला है। अभी लिस्ट होता है कि नहीं होता है, मामला क्या है, मामला में भी इसका जो मूर्खता है वो आपको देखने को मिलेगा। वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। तो पहला चीज तो आरबीआई का कहना है कि हम अगर आदेश देते हैं कि इसको बंद करना है तो इसके अगेंस्ट में अपील कर आपका जरूरत ही नहीं है, आप कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप कर भी रहे हैं तो ये जो कर किए हैं उसमें ऑथोराइज जो साइन किया है वो साइन करने के कैपेसिटी में ही नहीं था, ऐसा कोर्ट में बोला गया है।
क्योंकि जब वाइंडिंग अप प्रक्रिया शुरू हो गई 2015 में, 16 में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी मेंबर हैं उसमें अल्टरेशन करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। जैसे सहारा का पुराना सिस्टम है, शुरू में सब लोग डायरेक्टर थे, सुब्रत राय जी हो, सपना राय हो, चाहे जो भी हैं, मेन आदमी। जब तक कंपनी का इंटेंशन ठीक था, देख रहा था कि संपत्ति है और काम अच्छा से चल रहा है, जब देखा कि अपने ही पेच में हम फंस गए, तो जो मेन आदमी है वो कंपनी से निकलते गए और सोसाइटी की तरह बहुत चीज बनते गया। और उसमें मेन आदमी नहीं, तो इस एफआईआर में भी हो सकता है कि बोला जाए कि इतना लोगों का जो नाम दिया गया है और रिलेशन यही बताया गया है कि ये सब्सिडरी कंपनी है सहारा ग्रुप की। जो एफआईआर का कॉपी हम आप लोगों को दिखा देंगे दिल्ली वाला कोर्ट में, कि इसमें सब्सिडरी ऑफ सहारा ग्रुप, और बिना हमारे परमिशन के ये एमबी वैली में जमा कर दी है पैसा ले जाके हम सोसाइटियों से उठा के, बिना प्रायर कंसेंट। ऐसा एफआईआर में जिक्र किया गया है जो एफआईआर करता है उनके द्वारा, कि जब मैच्योरिटी के लिए हम गए तो मैनेजर साहब बोले कि ये जो पैसा है आपका, सहारा इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है इस सब में इन्वेस्टमेंट हो गया है, वहां से पैसा आएगा तो आपको देंगे। तो उन्होंने बोला कि जब आपका टर्म एंड कंडीशन है कि मैच्योरिटी के दिन पूरा होगा, हम आ जाइएगा पैसा लेने, तो हम इंतजार करें कि जब जिसको आप दिए हैं उससे लेने। हमको अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट एमबी वैली में करना होता तो एमबी वैली में करते, और आपको अगर मेरा ही पैसा एमबी वैली में लगाना था तो हमसे पूछे आप। ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। पॉइंट तो सही है। अब इसमें कोर्ट में क्या कोर्ट का डिसीजन रहता है, पहले एफआईआर में बेल मिलता है कि नहीं मिलता है, देखा जाए कि अगर एमबी वैली में इन्वेस्टमेंट किया गया तो हमसे प्रायर कंसेंट नहीं लिया गया है, ऐसा एफआईआर में कहा गया। हमको कुछ नहीं मतलब है, हमारा पैसा पूरा आप दीजिए। नहीं दे रहे हैं तो 420 406 के अंतर्गत इन पर एफआईआर के लिए 14 लोगों का नाम है। तो उसमें इनका मूर्खता आया है फाइनेंशियल में, ये कि जो वकालतनामा साइन कर रहे हैं उसको ही चैलेंज कर दिया आरबीआई की तरफ से कि ये जो वकालतनामा है कैपेसिटी में नहीं है साइन करने के। क्योंकि 15 में जब इनिशिएट हो गया वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेटर बहाल हो गए, उसके बाद इस 16 में अपॉइंट कर रहे हैं, 2018 में रिजोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये सब बोला गया कि उसके बाद तो कुछ आप बिना कोर्ट के परमिशन के कर ही नहीं सकते हैं जब वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये सब मतलब रूल के हिसाब से नहीं है। कोर्ट ने माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है वो, और 2019 में ये ऑर्डर मतलब दे दिया कि डिसमिस करते हैं इनके अपील को। तो उसी अपील के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गई है सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कि मेरा वाइंडिंग अप नहीं हो। देखिए इसका चाल, पैसा देना नहीं है, कंपनी चलाना नहीं है, वाइंडिंग अप भी नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां वाइंडिंग अप में जाएगी, चाहे एनसीएलटी में जाएगी, उसमें संपत्ति है, और संपत्ति इतना है कि उसकी लायबिलिटी को दिया जा सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी कुछ ना कुछ लायबिलिटी होगा। तो जब वाइंडिंग होता है सबको नीट एंड क्लीन करके देना पड़ेगा पैसा। तो इसीलिए फंसा के रखिए कि हमको बंद नहीं करना, तो करना क्या है आपको? क्योंकि फाइनेंशियल में भी संपत्ति है, कमर्शियल कॉर्पोरेशन में भी संपत्ति है, क्यूसप में भी है। तो जहां जहां संपत्ति है, अब इस ग्रुप को आप दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला जिसमें संपत्ति है, और एक में जिसमें कि लोगों का भ्रम है। तो फाइनेंशियल में यही है कि पटना में अभी कुछ दिन पहले 2023 का ही बात है, जो अलंकार पैलेस में का जो बिल्डिंग है, लमसम 40 करोड़ का वो बिल्डिंग विथ जमीन है, और 2023 में फाइनल रजिस्ट्री हुआ है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नाम पर। ये आप लोगों के लिए हम एक इन्फॉर्मेशन रखे हुए थे कि सोचे थे कि बताएंगे, डीड का कॉपी निकाल लेंगे तब बताएंगे। लेकिन फाइनेंशियल का जब बात आ रहा है तो संपत्ति उसमें है। अभी पटना वाला जो ये है ऑफिस है इसका, ये उसी के नाम पर 2023 में रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब परचेज हुआ है। तो बहुत पुरानी कंपनी है फाइनेंशियल, हो सकता है कि एग्रीमेंट इसी के नाम पर हो, तो मजबूरन या चाह के भी नहीं हटा सकता हो, तो उस कंपनी में इसको रजिस्ट्री लिया गया है, और लमसम 40 करोड़ का वैल्यू है, क्योंकि बोरिंग रोड चौराहा पे है पटना में। सही बात है। तो बहुत सारा जानकारी है, लेकिन वीडियो तो बहुत लंबा हो गया मेरा फिर आज भी, और क्या हम आप लोग को बताएं। फिर अब अगले वीडियो में बताते हैं। अभी आंदोलन लोग कर रहे हैं, वो करते रहें, 26 तारीख तक आंदोलन को खींचना है। उसके बाद फिर नए सिरे से, नए तरीके से, जिस हिसाब से सरकार चाह रही है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर इसके बाद भी अगर डिफिशियंसी वाला नहीं हटता है 20,000 से ऊपर, अगर मेरा भी वीडियो अगर देख रहे हैं सीआरसी चाहे सहारा वाले, तो ये ध्यान दें कि इसके बाद 26 तारीख के बाद दूसरा सिस्टम होगा। और जो भी मैनेजर है, जोनल मैनेजर, आरएम, अगर साइलेंट है, कुछ लोग इसमें साइलेंट हो गए हैं,
ना इधर रहेंगे, ना हल्ला करेंगे, ना सहारा का विरोध करेंगे और ना ही पक्ष में बोलेंगे चुपचाप रहो। इतना लोग हल्ला कर रहा है, अगर भुगतान होगा या पोर्टल आएगा तो सबके लिए आएगा, उसी में अप्लाई करके निकल जाएंगे हम लोग। तो उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि एफआईआर हो रहा है, तब मैनेजर, जोनल मैनेजर, आरएम सबका नाम पड़ रहा है और बेल ये 4 लोग अपने से फाइल कर लिए और आप लोग बेल अपने से, अपना वकील अपना पैसा रख के फाइल करना पड़ेगा। जो उम्मीद है हमारा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सहारा बेल फाइल कर देगी, तो ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है कि हमको जो बेल पिटीशन मिला केवल 4 लोगों का, बाकी लोग का बेल, बाकी लोग को अरेस्टिंग के लिए छोड़ दिए कि कुछ लोग पकड़ा जाए। अगर आपके सही स्टाफ हैं, मैनेजर हो चाहे आरएम हो, तो उनका भी बेल आपको साथ साथ फाइल कर लेना चाहिए था। और सबसे पहले स्वप्ना राय जी का बेल फाइल होता है, फिर ओपी श्रीवास्तव जी का, फिर अलग सिंह का, फिर एसबी कुछ करके हैं। तो 4 आदमी का तो बेल दिख रहा है। अब बाकी लोगों का, आरएम का, उन लोगों को अरेस्टिंग के लिए छोड़ दिए। पुलिस तो बड़े लोगों तक तो जल्दी नहीं पहुंचेगी, लेकिन निचले स्तर से मैनेजर और आरएम इस सबको उठा लेगी। और एक बार उठा लेगी तो केवल यही क्राइटेरिया है हम लोगों का मांग है कि 86,000 करोड़ जिस दिन ही पेमेंट करना शुरू कर दिया, कर देंगे, सबको रिलीज कर दीजिए। उतना दिन तक जेल में रखिए जब तक कि ये टोटल लायबिलिटी सारों सोसाइटियों का पेमेंट नहीं हो जाता है। केवल मूलधन ही पे चलिए कि मूलधन भुगतान हुआ सहारा से, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया, मात्र उतना का ही आप बात कीजिए, तब इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। देखिए कैसे खटाखट एमबी वैली का कस्टमर मिलने लगेगा और इधर बरसोबा वाला जमीन भी बिकने लगेगा इनका। कंडीशन यही है कि इन लोगों को उठा के पुलिस और अंदर बंद कर दे, सारा प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा डेट पर डेट, कोर्ट पर कोर्ट, पैंतरा इसका कम नहीं है। और जो लोग मूर्खदानी अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपना रिजाइन दे के और इस पक्ष में आ जाए कि सहारा ने गलत किया है, तभी लोग फंसे हुए हैं। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है और कोई नहीं। हम ये नहीं बोलते हैं कि एजेंट और ब्रांच मैनेजर का गलती है, हुआ जो हुआ, जान के हुआ, अनजाने में हुआ। लेकिन जब आप जानकारी आपको मिल गया कि हाँ ऐसा हो गया है, मैच्योरिटी पे भी पेमेंट नहीं हो रहा है, खाली सहारा से भी विवाद का हवाला दिया जा रहा है, तो अब आपको सुधर जाना चाहिए और कम से कम लोगों के सपोर्ट में आना चाहिए कि गलत किया उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। साइलेंट रहने वाले लोगों से हमको सख्त नफरत हो रहा है कि आप चुप क्यों हो रहे हैं। इतना लोग जाके दिल्ली में धरना दे रहा है, पुलिस से मार खा रहा है और पैसा खर्चा कर रहा है, और पेमेंट होगा तो सबका होगा, इसी आस में आप लोग हैं कि बस हम उसी नाव पे से निकल जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा। जब एफआईआर का बारी आएगा अगले महीना से, अगर हम लोग करवाते हैं तो सबको सामने आना होगा, नहीं तो मैनेजर का तो नाम डालना ही है मजबूरन। और किसी का डालिए नहीं डालिए, मैनेजर जहां पे क्राइम हुआ वो ब्रांच है। तो मेरा यही सलाह है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि सब अपने ही आदमी हैं, चाहे मैनेजर हो चाहे एजेंट हो, लेकिन जरूरत है इसके खिलाफ बोलने का जो कि गलत किया। और एक बार नहीं, 4-4 बार आपने भरोसा करके रियल एस्टेट से क्यूशॉप में लिया, क्यूशॉप सोसाइटी से भी 2 बार 4 बार, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं खत्म होगा। खैर चलिए, ज्यादा नहीं बोलते हैं, अभी के लिए इतना ही, कुछ अगले वीडियो के लिए रखते हैं। धन्यवाद।